आप थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बता सकते हैं कि कितनी कोई अर्निंग आप कर लेते हैं? अगर मेन चैनल की एडसेंस, सेकंड चैनल का एडसेंस एंड स्पॉन्सरशिप वगैरह सब कुछ ही अगर मिला दें तो ऑलमोस्ट $3,000 से भी क्रॉस कर जाएगा। $3,000 से लगभग $5,000 के आसपास। 0 से तो 1 मिलियन तक मैंने फ़ोन ही यूज़ किया है। ना कोई माइक, ना कोई एक्सटर्नल कैमरा हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ोन। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाले जो क्रिएटर है उनका बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी व्यूअरशिप काफ़ी डाउन गई है। इतनी ज़्यादा डाउन नहीं गई है लेकिन सबकी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा ही पड़ा है। शॉर्ट में ना तो अर्निंग है, ना इतना ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन मिलते हैं, चैनल कई बार डेड हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स मिल तो जाते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते हैं। किसी भी तरीके से मुझे शॉर्ट्स में फ़ायदा दिखता ही नहीं है। वेलकम टू दिस केएम पॉडकास्ट। पाकिस्तान से हमने काफी ज्यादा यूट्यूबर्स को बुलाया है और आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हमारे साथ आते हैं, बात करते हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन आज जो हमने गेस्ट बुलाए हैं वो पाकिस्तान से नहीं है, बॉर्डर के उस पार इंडिया की तरफ से हमने एक कंटेंट क्रिएटर को इन्वाइट किया है जिनका जो है वो टेक में भी काफी ज्यादा जो है ना वो एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ वो मोटिवेशनल चैनल को भी रन करते हैं। इनका नाम है दीपक दैया और थैंक यू सो मच दीपक भाई, आपने जो है ना हमें टाइम दिया और यहाँ पर आए। थैंक यू काशिक भाई एंड सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार इंडिया की ओर से। जो पाकिस्तान में रहते हैं मेरे भाई बहन दोस्त एंड जो व्यूवर्स मुझे भी देखते हैं उन सभी को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच काशिफ भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं दीपक भाई का जो पास्ट है, पहले इन्होंने मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो है ना ये टेक की फील्ड में यूट्यूब ग्रोथ के हवाले से बात करते होते हैं। तो हमें इनसे बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा कि कैसे हम यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, कैसे जो है वो हम लोग जो है वो अगर मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट करना है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। और ये भी जानेंगे कि यूट्यूबर की क्या लाइफ है इंडिया के अंदर, आपको कितना आरपीएम सीपीएम मिलता है, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे यूट्यूबर के हवाले से कि यूट्यूबर कैसे इंडिया में काम कर रहा है और जो है ना डिफरेंट चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। सबसे पहले जो है वो दीपक भाई मुझे जो है वो अपना कह लें कि पास्ट बताएं कि आपने कैसे यूट्यूब को स्टार्ट किया था। कोई शॉर्ट सा हमें दे दें इंट्रो, या फिर जो है वो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपने यूट्यूब को कैसे स्टार्ट किया था। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मुझे ये पता था कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, ठीक है, ये पता था मुझे। एंड यूट्यूब वीडियो बना के हम अर्निंग कर सकते हैं, काफ़ी टाइम से माइंड में था एंड लेकिन मैंने स्टार्ट वगैरह नहीं किया था। उस वक्त मेरी एज थी 15 साल जब मुझे पता था और मैंने स्टार्ट नहीं किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी एज थी 16 साल। ओके, तब मेरी एज थी 16 साल एंड उस वक्त मेरे माइंड में था कि यार मुझे ना कुछ करना है, अभी करना है, क्योंकि अभी मेरे पास स्कूल में जा रहा हूँ और उसके बाद मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर मैंने अपने टाइम को सही जगह पर नहीं लगाया तो गलत जगह ऑटोमेटिक लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए टाइम को सही जगह पर मुझे लगाना है और मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना है। और यूट्यूब में मेरा इंटरेस्ट है, फेसबुक बाकी जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ पर मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं गेम वगैरह खेलता हूँ। यूट्यूब में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और मेरा इंटरेस्ट आने लगा बहुत ज़्यादा इसमें। और जब मैंने सोचा कि बनते हैं यूट्यूब पर, काम करते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, तो वो चीज़ फिर टाइम के साथ बढ़ती गई। फिर ऐसा ऑप्शन ही नहीं आया माइंड में कि इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं हो रहा वगैरह, हुआ ही नहीं। स्ट्रगल बहुत हुआ बीच में, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन माइंड में कभी थॉट आया ही नहीं बीच में कि क्विट करते हैं, क्योंकि हम इतना आगे आ गए हैं। अगर यहाँ पर हमने क्विट किया तो जितनी भी मेहनत हमने की पास्ट में वो सारी बेकार चली जाएगी। तो क्विट करने का भी विचार मन में आया नहीं एंड था माइंड में कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ये एकदम क्लिक हुआ कि अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी यूट्यूब कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से यूट्यूब किया एंड बहुत कम एज में किया, बहुत कम नॉलेज, कुछ नॉलेज नहीं था, थंबनेल क्या होता है ये भी पता नहीं था। यूट्यूब पे आए तब पता चला कि थंबनेल भी डालना होता है, बनाना भी होता है। मैं सच कहूँ, अगर मुझे पहले से पता होता कि यूट्यूब पर इतना काम करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल होता है, तो मैं कभी नहीं आता। मुझे लगा कि नॉर्मल वीडियो बनाने, वीडियो चलेंगे, बैंक अकाउंट लिंक करा और अर्निंग हो जाएगी और बन जाएंगे हम यूट्यूबर, इतना लगा था बहुत। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप बताएं, हाँ थोड़ा सा आप मुझे बैकग्राउंड का बताएं कि आपने जब YouTube स्टार्ट किया तो आपके कितने सब्सक्राइबर्स, जो 1000 होता है और क्राइटेरिया जो होता है 4000 घंटे का, ये कितने टाइम में कंप्लीट हुआ था? जो बैकग्राउंड की स्ट्रगल है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो स्ट्रगल वो भी एक अलग लेवल का स्ट्रगल है। स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे थे, तो यूट्यूब पर सर्च किया मैंने कि मैं सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाऊँ, हाउ टू गेन 1000 सब्सक्राइबर्स। तो कुछ वीडियोज़ आए एंड उसमें एक वीडियो में एक ने कहा कि हमने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है, वहाँ पर आप सब ज्वाइन करिए और सब लोग एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब एक दूसरे को स्क्रीनशॉट भेजो और इस तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। मैंने कि ये सही है। 5-6 व्हाट्सअप ग्रुप मैंने एक साथ ज्वाइन कर लिए। जैसे ज्वाइन किया मुझे बहुत सारे मैसेज आने लगे, मैंने भी लोगों को मैसेज किए कि ये मेरा चैनल है और सब्सक्राइब करो, स्क्रीनशॉट भेजो, फिर आपका चैनल का लिंक भेजो, मैं सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजूंगा। तो ये फालतू बने में करने लगा उस टाइम। कुछ दिन, मतलब 10-15 दिन किए थे ये काम, और ऐसे करके मैंने अपने 100, 150, 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे इस तरीके से। मतलब पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं, इंडिया में भी ये चीज़ होती है? हाँ होती है। फिर रियलाइज़ हुआ कि ये ना बहुत गलत तरीका है और इससे बिल्कुल भी कुछ होने वाला है नहीं। कितने बढ़ा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो जाएंगे, उससे उसके बाद क्या करोगे। तो रियलाइज़ हो गया और उसके बाद फिर मैंने कभी ये चीज़ नहीं की। फिर लगा कि जेन्युइनली सही से खुद ही काम करो, खुद ही गेन करो सब्सक्राइबर्स, तभी सब कुछ होगा।
तो करते गए व्यूज़ नहीं आए, लेकिन हाँ कंटेंट में थोड़ा इम्प्रूव करते गए मुझे ना लगभग 6 महीने लग गए थे 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में। 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मुझे लगे थे 6 महीने, ठीक है। 9 दिन बाद मेरे कंप्लीट हो गए थे 1000 सब्सक्राइबर्स। तो ये कौन सा जादू था जो आपने इसमें किया? क्योंकि वो होता है ना कि subscriber आपने जल्दी कंपाउंडिंग complete इफेक्ट के बारे में सुना होगा कि ग्रोथ नहीं मिलती तो नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत वो हमारे केस में एक सिनेरियो था, तो नहीं मिलती तो नहीं। हुई। यानी आपका कोई ना कोई वीडियो वायरल हुआ होगा तो हाँ फिर हाँ आपकी हाँ हाँ subscription वीडियो थी, बढ़ना। थोड़ा पहले कम वायरल हुआ तो 500 हो गए, थोड़ा फिर स्पीड बढ़ी उस वीडियो की तो 1000 हो गए, फिर और वीडियोस डाले उनमें थोड़े ज़्यादा व्यूज आने लगे तो 1000 हुए मेरे। 500 के बाद में 9 दिन बाद 1000 हो गए, उसके 16 दिन बाद में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, इसमें ऑडियंस के लिए सीखने को क्या है कि अगर जैसे काम कर रहे हैं हम लोग ब्राउज फीचर पे देखें या सर्च बेस पे देखें, किस पे काम करें? यानी हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है वो कैसे ग्रो होता है, उसका ब्राउज फीचर यानी थंबनेल्स पे देखते हैं या क्या, किस तरह से करते मैंने हैं? सर्च को कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं। मेन जो व्यूज आते हैं ना वो ब्राउज फीचर एंड सजेशन से ही आते हैं, और इसमें भी ब्राउज फीचर एक सबसे मेन चीज होती है। सर्च कुछ वीडियोस होंगे जिन पर सर्च से व्यूज आ सकते हैं, लेकिन पूरे अब चैनल पर ही सारे वीडियो पर सर्च से व्यूज मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। और मेरे स्टार्टिंग में वायरल भी होते हैं तो ब्राउज फीचर से ही हो अधिकतर, मैंने देखा है कि अगर बहुत ज्यादा वायरल वीडियो चाहिए तो वो ब्राउज फीचर से ही है। सर्चेबल टॉपिक वीडियो बना सकते हो लेकिन एक लेवल तक उस पर व्यूज मिल सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो मेरे 1000 हुए, 1000 आप अपने हाँ मेरे 10,000 हुए लगभग। तो मतलब अब इस आप हाँ यहाँ पर लर्निंग क्या है आप पूछ रहे थे। लर्निंग ये है, देखिए कि स्टार्टिंग मैंने वीडियोस बनाए, वहाँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था कि इन्हीं वीडियो का रिजल्ट मुझे आगे मिलेगा, और इतना मिलेगा कि ये सारी पूर्ति हो जाएगी। भले अभी मेरे दिन के 3 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हो एक दिन में, और कम भी हो रहे हैं किसी दिन तो, लेकिन एक टाइम बाद मेरी जो मेहनत है ये इस तरह रंग लाएगी कि पूरी पिछली मेहनत है सबका हिसाब बराबर कर लेगी। और वही हुआ। 6 महीने लग गए 500 पहुंचने में, 9 दिन बाद 1000 भी हो गए, उसके 16 दिन बाद 10,000 भी हो गए। फिर एक डाउन फेज आया थोड़ा सा, उसको मैंने लगभग 2 महीनों तक डाउन फेज झेला। उसके बाद में मेरे 25,000 से तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो हो गए थे लगभग 1-2 हफ्ते में। 1 लाख से 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे 3 दिन में। 3 दिन में इतनी रफ्तार से मेरा चैनल ग्रो कर रहा था। उसके बाद में फिर 3 लाख से तो 1 मिलियन भी मेरे हो गए थे 6 से 7 महीने में। मतलब प्रॉपर 1 साल और 2-3 महीनों में मेरे 1 मिलियन भी कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये कोई वो वाली बात नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ये तो एक अलग चीज हो गई। लर्निंग क्या है? लर्निंग सबसे बड़ी यही है कि आप ये सोच करके चलो कि भले अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा आपकी मेहनत का, लेकिन जब मिलेगा ना तब इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और सारी जो मेहनत आपने की है ना पास्ट में, सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी लर्निंग में यही मानता हूँ। एंड स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट जो की प्रिपरेशन करते हैं उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर एफर्ट देना पड़ता है यूट्यूब पे। हाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ से अच्छा गवर्नमेंट जॉब से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो इंडिया में नॉर्मली मिल जाती हैं या उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर कितना ट्रेंड है? मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्पल ही क्यों दिया? क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा क्रेज और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो एक अलग लेवल का वो उसका इंडिया में बहुत वो है। तो मतलब ये है कि अभी भी गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोग एज कम्पेयर टू यूट्यूब फिलहाल यूट्यूबर बनने अभी के? तो दोनों का ही एक अलग लेवल का कंपटीशन है। पहले गवर्नमेंट जॉब का ज्यादा था, अभी यूट्यूब का ऑब्वियसली पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है यूट्यूब का, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का भी एक अलग ही लेवल का है। बहुत स्टूडेंट है, बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है। ठीक है। पाकिस्तान में थोड़ा सा इससे को ना थोड़ा सा अब कम हो गया। पाकिस्तान में ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स में लोग कम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स नई आ भी कम रही हैं। तो हमारा ये है कि लड़के अब ज्यादातर स्किल्स में और ऑनलाइन थोड़ा सा ना वो उसमें ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा दीपक भाई, आपके 2 चैनल्स हैं राइट? एक आपने मोटिवेशनल बनाया और दूसरा जो है वो दीपक दैया 2.0 आपने रखा हुआ है। अब जो मोटिवेशनल चैनल है उसके बारे में बात करूं अगर ऑडियंस के लिए, तो आप जो वीडियो एडिट करते हैं वो आप किस सॉफ्टवेयर पे करते हैं? फिर आपका जो है वो थंबनेल जो बनता है वो आप किस सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं? ये थोड़ा सा चीजें बताएं ऑडियंस को। और एक और चीज है मेन, वो ये है कि जो वीडियो आप यूज करते हैं ना, क्योंकि उसमें आप फेस कैम नहीं करते, आपका फेस नहीं आता, तो वो जो वीडियोस यूज हो रही होती हैं वो कहां से लेते हैं? और वॉइस ओवर में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहां से हम नॉइज वगैरह खत्म कर सके? तो ये मुझे थोड़ा सा प्रोसेस समझा दें वीडियो अपलोड करने का वीडियो की क्या प्रोसेस होती है, वही आपने पूछ लिया अलग अलग फॉर्म। हाँ, ताकि थोड़ा इजी हो जाए ऑडियंस को अगर मोटिवेशनल चैनल बनाना चाह रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने पूछा कि आप वीडियो किस ऐप से एडिट करते हैं, तो एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करता। हमारी एक छोटी सी टीम है जहाँ पर एक एडिटर है, एक फ्रीलांसर थंबनेल डिजाइनर है, थंबनेल के लिए अलग है, वीडियो एडिटिंग के लिए अलग है, एंड बाकी अगर कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, कभी राइटिंग वर्क होता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए फिर एक अलग है। सो हाँ, मेरी जो टीम है वो किससे एडिटिंग करती है, तो प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट वीडियो एडिटिंग जो उसी से होती है। आपने पूछा हम स्टॉक फुटेज जो वीडियो हम यूज करते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, तो यूट्यूब से ही हम लेते हैं, किसी मूवी से या फिर वेब सीरीज से, ये भी हो गया एक। उसके बाद में स्टॉक फुटेज एक साइट है स्टोरी ब्लॉक, हमने वहां से भी काफी फुटेज वगैरह ली है। उसके बाद में कुछ फ्री साइट्स भी है, पिक्सर्स आई थिंक, पिक्सल या फिर पिक्सर जैसा कुछ नाम है, पिक्साबे है, और भी कुछ फ्री साइट है, तो कुछ वहां से हम वो लेते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मैं यूज करता हूँ ऑडासिटी, माइक में यूज करता हूँ ब्लू स्नोबॉल, उससे मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। एंड प्रॉपर मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें कौन कौन सी एडिटिंग में करता हूँ।
तो ये मेरा पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है। तो आपने जब स्टार्ट किया था, चूंकि बिल्कुल बिगनर्स जब आप लेवल पे थे, तो तब तो आपने खुद स्टार्ट किया होगा ना एडिटिंग करना, ये वो, तो ये आपका ज्यादातर पीसी पे ही होता है, मोबाइल पे नहीं होता, राइट? मतलब एडिटिंग, थंबनेल बनाना, या फिर आप मोबाइल से करते हैं सारे काम? तो आपका क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में मैं क्या यूज़ करता था, मतलब फ़ोन यूज़ करता था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 0 से तो 1 मिलियन तक मैंने फ़ोन ही यूज़ किया है। ना कोई माइक, ना कोई एक्सटर्नल कैमरा हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ोन। बीच में यूज़ किया था मैंने एक माइक 120 रुपये का, वो भी मैंने 3 लाख के बाद में बंद कर दिया था यूज़ करना। मैंने फिर 3 लाख से तो 1 मिलियन तक फ़ोन से वॉइस रिकॉर्ड की थी, उसी से एडिट की थी, वीडियो भी उसी में एडिट करना, सब कुछ उसी में किया, रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ। तो 1 मिलियन तक मैंने फ़ोन से किया। एंड अगर आपको भी लगता है कि मेरे पास फ़ोन है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता, कैमरा, स्टूडियो, ये वो सब एक्सक्यूजेज है। आपके पास में जो भी है उससे आप कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग। मतलब ये है कि ये बिल्कुल अगर आपका इंटरेस्ट है और आप चीज़ करना चाह रहे हैं तो मोबाइल से सब चीज़ें पॉसिबल हैं। वरना ये होता है ना कि लोगों के ज़हन में होता है कि भाई माइक नहीं है, कोई कह रहे हैं स्टूडियो नहीं है, कुछ है कि भाई मेरे पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं? तो अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो हो सकते हैं मोबाइल से, तो जो है ना स्टार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल हो ही सकता है। राइट राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा दीपक भाई, मुझे थोड़ा सा ना पाकिस्तान इंडिया की तरफ अब जाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा जो है ना राइवलरी है और क्रैशेस होते रहते हैं, हमारे मैचेस में भी काफी ज्यादा हाइप होती है और मीडिया में भी आपको पता है कि काफी ज्यादा जो है ना हाइप होती है। तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं या कम्युनिटी है यूट्यूब की, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, कि किस तरह से काम कर रहे हैं, या आप देखते हैं यूट्यूबर्स को पाकिस्तान से, या थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताएं कि आपका इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान की कोई आपने यूट्यूबर्स को देखा हो कभी या कुछ इस तरह का? जी जी, पाकिस्तान के वैसे मैंने ज़्यादा यूट्यूबर्स तो नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ कुछ को मैंने देखा है, जैसे इरफान जुनोजो के कुछ मैंने व्लॉग्स देखे हैं, तो काफ़ी क्वालिटी के व्लॉग्स हैं। इंडिया में भी मतलब बहुत कम लोग उनको बीट कर पाते हैं एक टाइम पर। अभी तो पता नहीं, काफ़ी सारे नए आ गए, लेकिन 1-2 साल पहले की बात करूँ तो मैं बहुत ही कम ऐसे क्रिएटर थे जो कि व्लॉगिंग में उनकी क्वालिटी को बीट कर पाते हैं। इरफान जुनोजो कमाल के। एक हामिद शफीक, बहुत छोटा सा बच्चा मैंने देखा था 4-5 साल पहले, 13 साल की उम्र में उनकी एक स्पीच थी, तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। उस एक अच्छी स्पीच थी। अब तो काफ़ी वो भी लगभग मेरी एज की हो गए, आई थिंक मेरे से थोड़े छोटे से कुछ एज है उनकी, वो हो गए। एंड एक और जीएफएक्स मेंटोर, सॉरी हाँ मेंटोर, ओके, एक वो काफी बड़े क्रिएटर, हाँ मेरे एडिटर ने उनकी काफी वीडियोस वगैरह देखी है, मैंने भी थोड़ी कुछ देखी है, वो है। उसके अलावा भी कुछ जेम टीवी, सोचिए उनको कैसे बोल सकता हूँ, सबसे बेस्ट क्रिएटर जो मुझे लगते हैं, हाँ मतलब उस टाइप के वीडियोस में इंडिया में ध्रुव राठी के देखता हूँ कभी, एंड बाकी जेम टीवी के ही मैं उस टाइप के देखता हूँ। बाकी अदर बिल्कुल जेम टीवी को तो पाकिस्तान में कह लें कि उस तरह के कंटेंट में कोई बीट नहीं कर सकता। उनका जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान से भी है और इंडिया से 70% ऑडियंस उनका इंडिया से है, मैंने उनका वीडियो देखा है। बिल्कुल इसी तरह है। दीपक भाई, इस टाइम आपके 2 चैनल्स हैं, तो मैंने पहले आपसे मोटिवेशन के बारे में बात की, अब हम थोड़ा सा ना यूट्यूब के हवाले से बात करते हैं कि यूट्यूब पे अगर कोई नया क्रिएटर है, आपने वैसे तो बहुत वीडियोस बनाई हैं, उस पर समझाया भी हुआ है, मैंने भी काफी वीडियोस में समझाया हुआ है कि कैसे हम लोग यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कोई एक अगर आप एडवाइस देना चाहें एक नए यूट्यूबर को कि वो क्या स्टेप ऐसा ले जिससे वो अपने चैनल को लॉन्ग टर्म रख सके और ग्रो कर सके, तो इसमें क्या आपकी एडवाइस होगी? लॉन्ग टर्म में रन कर सके, देखिए अगर मेरी एडवाइस हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि टाइम भी बहुत तेजी से बदल रहा है, वो जितना तेजी से अब टाइम बदल रहा है उतना तेजी से मैंने कभी बदलता हुआ नहीं देखा है। इतना भयानक कंपटीशन आज की डेट में है यूट्यूब पर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कंपटीशन। इस कंपटीशन में अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा बता सकते हो ऑडियंस को, या फिर इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो कि मतलब बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आइए, वेलकम। एंड ऐसा नहीं कि अभी ग्रो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत क्रिएटर ग्रो करेंगे, लेकिन सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो आप क्या आप ग्रो करने के बाद वो क्वालिटी मेंटेन कर पाते हो, दे पाते हो ऑडियंस को क्वालिटी? अगर हाँ, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि अभी हम ग्रो कैसे करूँ। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म का छोड़ दो, पहले सोचो मैं ग्रो कैसे करूँगा, उसके बाद में आपको देखना है ग्रो करने के बाद में कि आप सस्टेन कैसे करूँ ग्रोथ को। मैं दोनों अपने आप में एक बहुत बड़े चैलेंजेस है, बहुत बड़े टास्क है। पहले आप फोकस करिए ग्रो करने पर, उसके बाद फोकस करिए लॉन्ग टर्म में कैसे ठीक है सस्टेन कैसे करें। एंड ग्रो करने के लिए मैंने आपको जैसे आपको बताया कि अगर आप कुछ नया कर सकते हैं तो करिए, या फिर जो आप कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, उसको आप नए तरीके से ट्राई करिए एक बार कुछ। ये आपकी बात बहुत पॉइंट, बिल्कुल चीजें तो बहुत यूट्यूब पे ऑलरेडी है, वो फिर लोग आपकी क्यों देखेंगे, और 1-2 वीडियो देख भी ली तो बाकी क्यों देखेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। तो बहुत टफ है, लेकिन टफ में भी ग्रो किया जा सकता है अगर आप कुछ नया करते हैं, या फिर वो करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं उसको नए तरीके से करते हैं, तो कुछ चांसेस है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इंडिया से चूंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा है आपके पास, हमारे पास पॉपुलेशन कम है तो ऑडियंस कम है, पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है तो ऑडियंस ज्यादा है, तो आरपीएम सीपीएम कितना रहता है? यानी कि अगर मैं बात करूं 1000 व्यूज पे कितने, कुछ $10
मिलते हैं, $20 मिलते हैं या पाकिस्तान वाला ये हिसाब है कि जो है नहीं ना नहीं, RPM आई उसी तरह थिंक जैसे पाकिस्तान यहाँ वाला पे ही सीन है। अलग अलग टॉपिक पे डिपेंड करता है, वीडियो टॉपिक एंड कैटेगरीज पर, जैसे कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, एफिलिएट मार्केटिंग, वेबसाइट वगैरह, इन पर आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और बाकी जो नॉर्मल जैसे कि व्लॉगिंग हो गए या फिर हमारे नॉर्मल वीडियोस हो गए, मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, उन पर बिल्कुल नॉर्मल सा रहता है, जैसे कि 0.5 से तो $1 तक। अगर मल्टीपल ऐड लगा रहे हैं लॉन्ग वीडियो तो $1 तक चला जाएगा हमारा आरपीएम 1000 व्यूज पे। एंड वही फिर अगर नॉर्मल वीडियो है, छोटा वीडियो, तो फिर वो लगभग 0.4, 0.5, $0.6 तक रहता है। बिल्कुल सेम पाकिस्तान में भी ये चीज है, इसी तरह ही है। अच्छा, एक ना जो आजकल अभी के लिहाज से काफी ज्यादा इन है चीज, वो ये है कि YouTube शॉर्ट्स वर्सेस लॉन्ग वीडियोस। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ी सी मैं आपसे भी राय लेना चाहता हूँ और इसमें हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। YouTube शॉर्ट्स आपको पता है कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ 2021 के बाद, जब YouTube ने लॉन्च किया, काफी ज्यादा टिकटॉक के मुकाबले में वो आया था। तो उसके बाद अब क्या हो रहा है, जितना मैंने देखा आज के डेट में, अभी मैं YouTube पे जैसे स्क्रॉल कर रहा था तो YouTube पे शॉर्ट्स का फीचर ज्यादा दिखा रहा है। वो शॉर्ट्स ना प्रॉपर जो है अपडेट के बाद, और लॉन्ग वीडियोस कम दिखा रहा है, यानी कि वो थंबनेल्स कम आ रहे हैं, शॉर्ट्स ज्यादा हमें दिखा रहा है। पहले क्या था कि शॉर्ट्स थोड़े कम दिखाता था, लॉन्ग ज्यादा दिखाता था। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा कि ये YouTube जो है वो सिर्फ कोई टिकटॉक तो नहीं बन जाएगा सेकंड, या सिर्फ स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन तो नहीं हो जाएगा? और मुझे बहुत ही चिढ़ भी आई है इससे। और कल ही मैंने यूट्यूब को एक ट्वीट किया लंबा चौड़ा कि आपने शॉर्ट्स का एक अलग फीचर रखा है जब यूट्यूब पर, तो ब्राउज फीचर पर होम, यूट्यूब होम पर शॉर्ट दिखाने की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी इसका एक अलग वो बना रखा है। तो एंड ये सिर्फ यूट्यूब इसलिए कर रहा है ताकि इंस्टाग्राम, हमारे यहाँ पर टिकटॉक नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम है जो कि बहुत टक्कर दे रहा है यूट्यूब को, तो वो बस इसलिए कर रहा है ताकि इंस्टाग्राम यूट्यूब से आगे ना निकल जाए, सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर ना चली जाए। यूट्यूब को ये डर है, इसलिए यूट्यूब भी शॉर्ट्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि लोग, यूट्यूब को ये लगता है कि सभी लोग सिर्फ शॉर्ट देखेंगे और अगर हम शॉर्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर वो इंस्टाग्राम पर ही रहेंगे, लोग यूट्यूब पर नहीं आएंगे। यूट्यूब को ये लग रहा है, लेकिन लॉन्ग पर भी व्यूअरशिप बहुत है, यूट्यूब पर लोग आएंगे ही आएंगे। लेकिन यूट्यूब पर आने के बाद में आप उनको सिर्फ शॉर्ट दिखा रहे हो, तो अगर किसी ने शॉर्ट पर क्लिक कर दिया तो बैक जा करके लॉन्ग नहीं देखेगा, वो स्क्रॉल करके शॉर्ट ही देखता रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाले जो क्रिएटर है उनका बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी व्यूअरशिप काफी डाउन गई है। इतनी ज्यादा डाउन नहीं गई है, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा ही पड़ा है, सबका इफेक्ट पड़ा है। तो वो एक, और शॉर्ट में ना तो अर्निंग है, ना इतना ज्यादा ब्रांड प्रमोशन मिलते हैं, चैनल कई बार डेड हो जाते हैं, सब्सक्राइबर्स मिल तो जाते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते हैं। किसी भी तरीके से मुझे शॉर्ट्स में फायदा दिखता ही नहीं है। बस सब्सक्राइबर्स गेन कर लोगे आप, लेकिन वो सिर्फ दिखाने होंगे, उनमें कई बार वैल्यू नहीं होती है। जितने भी लॉन्ग क्रिएटर्स हैं जो काम कर रहे हैं काफी पुराने, वो तो उनको कोई इसमें फायदा तो नहीं दिख रहा है शॉर्ट्स पे। हाँ, जो नए अभी आ रहे हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स इंडिया के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो या फिर कहीं के भी हो, सभी लॉन्ग फॉर्म में ग्रो किए हैं और लॉन्ग फॉर्म में उनका एक ब्रांड है और वो लॉन्ग फॉर्म से ही फेमस है। शॉर्ट फॉर्म में बहुत कम है जो कि मैंने देखा है कि बहुत पॉपुलर भी है एंड सस्टेन कर पाए ग्रोथ को और बहुत आगे तक गए। और शॉर्ट वालों को लोग स्क्रॉल करके भूल जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक लोग देखते हैं तो याद रहता है कौन है। मतलब मुझे शॉर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल दीपक भाई, इसी तरह से है कि जो है ना, जितने भी लॉन्ग क्रिएटर्स हैं उनका थोड़ा सा है ये कि शॉर्ट्स पे आप कह लें कि हमें वो अर्निंग नहीं है, हमें जो है ना ब्रांड प्रमोशंस नहीं है, हमारा एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कहीं ग्रोथ दिख नहीं रहा है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इसको जितने भी लोग हैं, जब एक किसी का 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल मोनेटाइज है, कुछ भी, आप मुझे उसका थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से इसको कर सकता है, ओवरकम कर सकता है, या इससे बचे किस तरह से, या तो शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दे, या फिर अगर लॉन्ग पे ही काम करना है तो क्या करें अब इसके लिए? अब पहली बात तो ये समझते हैं कि जब सब कुछ पता है लोगों को, ये पता, ऐसी बात नहीं कि लोगों को पता नहीं है, ये चीज पहले से पता है लोगों को, तो पता होने के बावजूद भी लोग फिर क्यों शॉर्ट्स बना रहे हैं? उनको पता है कि अर्निंग नहीं है इसमें, बिल्कुल भी इसमें प्रमोशन नहीं मिलते हैं, इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पाई, तो फिर भी लोग शॉर्ट्स बना क्यों रहे हैं? हम पहले ये बात करते हैं। लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें टेम्पररी, बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। शॉर्ट्स पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो ग्रोथ मिल रही है, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, वो ज्यादातर के चैनल्स उसकी वजह से डेड हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ज्यादातर के एक टाइम पर मिलेंगे व्यूज, उसके बाद खत्म। तो टेम्पररी प्लेजर की वजह से, टेम्पररी सक्सेस की वजह से लोग शॉर्ट्स को चुन रहे हैं। और लॉन्ग फॉर्म में ग्रो करना थोड़ा सा टफ होता है, सबको पता है, इसलिए लोग लॉन्ग फॉर्म को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ये एक मैंने सबसे बड़ा मेजर देखा है। अब देखो, लॉन्ग फॉर्म टफ जरूर होता है, मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार लॉन्ग फॉर्म में आप अच्छे से ग्रो कर गए तो उसके बाद में फिर बहुत कुछ आपको मिलता है। वो आपको नेम अच्छा मिलता है, फेम अच्छा मिलता है, मनी वगैरह, एवरीथिंग, सस्टेनेबल ग्रोथ अच्छी मिलती है, ब्रांड प्रमोशन हो गए, सब कुछ आपको बस सही मिलता है। लेकिन वो रहता है कि थोड़ा टफ रहता है लॉन्ग फॉर्म में ग्रो करना। तो वो रीजन है कि लोग लॉन्ग में नहीं बना रहे हो, शॉर्ट में जल्दी बना रहे हैं ताकि ज्यादा जल्दी कुछ मिल जाए। ज्यादातर तो मैंने ये देखा है कि जो नए यूट्यूबर्स आते हैं ना, वो ज्यादा शॉर्ट्स में जाते हैं, क्योंकि उनको वहां से वो ब्रांड प्रमोशन तो उनको पता ही नहीं होता, वो ज्यादा व्यूज के उसमें होते हैं। जो ओल्ड यूट्यूबर्स हैं वो इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। चले आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं इस चीज को किस तरह से यूट्यूब देखता है। अगर हम लोग बात करते हैं, आप कह लें कि जैसे आपके माशाल्लाह 2 चैनल्स हैं, एक जो है वो मोटिवेशन है, फिर दूसरा जो है वो टेक के रिलेटेड है, दोनों की अर्निंग भी आती होंगी, दोनों से ब्रांड प्रमोशन भी है, सारा कुछ अगर मिलाएं, या कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बता सकते हैं कि कितनी कोई अर्निंग आप कर लेते हैं, या कितना जो है ना वो थोड़ा बहुत रेवेन्यू अगर आप शेयर करना चाहें। मेरा रेवेन्यू, देखिए मेरे भी लगभग 2 मेन मॉडल है, एक एडसेंस है एंड एक स्पॉन्सरशिप है।
एंड अब स्पॉन्सरशिप का डिपेंड करता है कि मंथ में कितनी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा प्राइस, हमारा जो वो कितना क्या निकलेगा। सो अगर मेन चैनल की एडसेंस, सेकंड चैनल का एडसेंस एंड स्पॉन्सरशिप वगैरह सब कुछ ही अगर मिला दें तो ऑलमोस्ट $3,000 से भी क्रॉस कर जाएगा। $3,000 से लगभग $5,000 के आसपास। मतलब ये थंबनेल पे हम लिख सकते हैं कि दीपक दैया जो है वो इतना कमाते हैं। एवरेज में बता रहा हूँ, ये कभी ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। मैंने बताया डिपेंड, हाँ, कि प्रमोशन हम कितना में कर रहे हैं। अगर हम एक ज़्यादा प्रमोशन करेंगे तो ऑब्वियसली $1,000 या फिर $1,500 हो जाएगा टोटल, एक बढ़ जाएगा। ये अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है कि मोटिवेशन में आपको ब्रांड प्रमोशन मिलता है या फिर टेक में ज़्यादा है, इसमें क्या कंपैरिजन है? यार ऐसा नहीं है कि टेक में ज़्यादा मिलता है मोटिवेशन में, आपका चैनल कितना बड़ा है, कहाँ पर, उस पर डिपेंड करता है। अगर मेरा मेन चैनल जो मोटिवेशन का वो बहुत बड़ा चैनल है तो उस पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिलते हैं प्रमोशन, एंड वो थोड़ा छोटा चैनल है तो उस पर कम मिलते हैं, पर मिलते हैं। तो अगर जो बड़ा चैनल होगा उस पर मिलेंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल, मैं ठीक है, आपकी बात समझ गया और अर्निंग माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे दीपक भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना है कि जो ऑडियंस है पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो, दोनों जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट तो हैं। मतलब हम लोग एज अ स्टूडेंट भी देखें तो जो पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, इसी तरह से जो लड़के काम कर रहे हैं या जो भी अपना जो भी कर रहे हैं, मोबाइल तो सब यूज ही कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास टिकटॉक नहीं है तो वहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स हैं वो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल हो रहा है, फेसबुक चल रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि हम इन सब चीज़ों में जो वर्ड हम पे अब आ गई है, दुनिया जैसी है, ठीक है, इस सब डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं? आप जैसे काम कर रहे हैं या जैसे जो है वो एक यूट्यूबर ना भी हो तो वो किस तरह से अपनी फील्ड में कंसिस्टेंट रह सकता है, किस तरह से वो जो है ना लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकता है? आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही आई थिंक पैराग्राफ में हो गया है वाला। ऑडियंस जो डिस्ट्रैक्टेड है वो कैसे इस डिस्ट्रैक्शन के वर्ल्ड में कंसिस्टेंट रह पाए, अपने काम पे फोकस कर पाए। हाँ, इस डिस्ट्रैक्शन की वर्ल्ड में कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए। ओके, देखो डिस्ट्रैक्शन का खत्म करने का तरीका यही है कि डिस्ट्रैक्शन को आप खत्म कर दो, वही बेटर तरीका है। अगर डिस्ट्रैक्शन है तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। मान लो मेरे सामने अगर आप हो तो आप मुझे दिखोगे ही दिखोगे। ऐसा क्या करूं मैं कि आप मुझे नहीं दिखो? मैं लैपटॉप बंद कर दूं या फिर आपको हटा देता हूं तो आप मुझे नहीं दिखोगे। अब इसका ये तरीका होगा चश्मा लगाऊं, मैं इधर देखूं, अगर मैंने इधर भी देखा तो मैं फिर से आपको देखने लग जाऊंगा, तो ये चीजें होगी। तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने का तरीका मैं यही मानता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो पूरी तरह से। अब कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसे जिनको हम खत्म नहीं कर सकते। मान लो अगर आप टिकटॉक का डिस्ट्रैक्शन अनइंस्टॉल कर दिया, इंस्टाग्राम का है उसे अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद में यूट्यूब का है तो उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसे हैं जिन्हें आप खत्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या एडवाइस मैं दूंगा, ऐसे में जिस भी इंसान की विल पावर, इसे हिंदी में हम कहते हैं इच्छा शक्ति, है ना, तो जिसकी इच्छा शक्ति या फिर कहीं विल पावर जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो उतना ज्यादा बच पाएगा और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाएगा, चाहे उसके माइंड पर कितना ही टॉर्चर क्यों ना हो, फिर कर पाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा मजबूत है अंदर से। बिल्कुल, आपकी बात जो है मैं समझ गया हूँ। लास्ट पे जो है वो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आप यहाँ पर आए। पाकिस्तान से मुझे लास्ट पे ये बता दें बस एक चीज़ कि पाकिस्तान से आपको कितनी ऑडियंस देखती है, और अब तो सारी पाकिस्तान से देख रही है मेरे चैनल के थ्रू, लेकिन ये है कि आपके ऑडियंस में कितना जो है ना वो है परसेंट? 3 to 4% पाकिस्तान से ऑडियंस देखती है मुझे। चलें, इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह ये बढ़ जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। लोग यहाँ से भी जाके जो है ना, जो नहीं देखते थे, जो मेरे व्यूअर्स थे, जो अगर नहीं कोई देखता था तो वो जरूर जाके दीपक दैया सब्सक्राइब करें जाके। और आई होप सो आपको जो है वो ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगी होगी, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और बताइएगा कि कैसी पॉडकास्ट थी। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मजीद भी बॉर्डर पार के यूट्यूबर्स के साथ भी हम करेंगे और इंटरनेशनल और भी यूट्यूबर्स के साथ ये पॉडकास्ट जारी रहेगी। थैंक यू सो मच दीपक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर। और जो है ना अब एंड करते हैं। हाँ, एक और चीज, वो मैं आपसे बार बार एक और चीज कर रहा हूँ, तो लास्ट में मुझे याद आ गई, आपका चूंकि मोटिवेशनल चैनल है तो हमारी ऑडियंस के लिए कोई भी एक मोटिवेशनल लाइन अगर कह दें या कुछ भी ऐसा जिससे जो है वो स्टूडेंट्स को या वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिल सके, कोई भी बात आप कह सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि देखिए कई सारी चीज़ें होती है, हर इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है, लेकिन मेरी एडवाइस ये, मेरा ये मानना है कि आप अगर अर्ली एज में हैं तो पहले अपने करियर पे आप ध्यान दें, क्योंकि ये कंपटीशन का, घनघोर कंपटीशन का युग है। तो बाकी सारी चीज़ें, वो चाहे मज़े करना हो, पार्टी करना हो, फ्रेंड्स को टाइम देना हो, घूमना फिरना हो, मज़े करना हो, और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें बाद में हो सकती है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ पहले जितना हो सके आप करियर बना लो, क्योंकि अगर एक सही करियर आपके पास में होगा तो फिर आपको सारी चीज़ें करने में मजा आएगा। लेकिन अगर आप ये बाकी मजे अभी कर लेंगे और बाद में अगर आपके पास में सही करियर नहीं होगा तो बाद में किसी भी चीज़ में आपको मजा नहीं आएगा, नहीं आप कर पाओगे बाकी चीज़ें। तो पहला फोकस आप अभी करियर पर रखो, बाकी चीज़ें करेंगे लेकिन बाद में करेंगे टाइम आने पर, सही टाइम आने पर। तो अपना पूरा फोकस पहले अपने करियर बनाने पर डालो और सही करियर बनाने पर। तो ये मेरी एडवाइस है आप सभी को। ठीक है, थैंक यू सो मच दीपक भाई, आप आए यहाँ पर, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पॉडकास्ट देखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हो कि हम किसी और इंडियन यूट्यूबर को भी इनवाइट करें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।